हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डायनेमिक्स एकेडमी। सो आज हम करने जा रहे हैं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैं हूं आपका अपना उदय दे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एलएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो ये बेसिकली 9th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सो बेसिकली आप फोर्स के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज फोर्स। सो अगर आप क्लास 8 में ज़रूर पढ़े होंगे कि फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ पुश और पुल। हाँ ना, बोले यार, पुश और पुल के नाम से हम फोर्स को जानते हैं। सो अब क्लास 9th में हम आ गए हैं। सो 9th के अनुसार हम तो ये नहीं कह सकते फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी, ये तो हम नहीं कह सकते। तो हमें क्या कहना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस डेफिनेशन कहना पड़ेगा हमें। सो वी कैन राइट दैट फोर्स की डेफिनेशन अगर हम कहें, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप फोर्स को रिप्रेजेंट करोगे एफ से, तो यहाँ पर एक वेक्टर साइन लगा देना, मतलब एरो साइन लगा देना। आना बोल यार, समझे कि नहीं। सो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करें, फोर्स को हम क्लास 9th के स्टैंडर्ड के अनुसार डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, और force is an external effort. Force is an external effort in the form of push or pull. In the form of push or pull. Force is an external effort in the form of push or pull which can make an impact on a body such as in its डायमेंशन में चेंज ला सकता है एक फोर्स अप्लाई करने में, और डायमेंशन लिख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द बॉडी सच एज change in its dimension, direction, shape, etc. सो इसको हम क्लास 9th के अनुसार डिफाइन कर सकते हैं। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज मेनी थिंग्स। सो उसमें शेप आता है, साइज आता है, डायरेक्शन आता है, डायमेंशन आता है, बट क्या फोर्स कलर चेंज कर सकता है? जी नहीं, फोर्स कलर नहीं चेंज कर सकता। सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, एन से रिप्रेजेंट करता है न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो सीजीएस यूनिट क्या है? CGS unit of force is dyne. CGS unit of force is dyne. So इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अगर आप ले रहे हो एक न्यूटन, सो वो बराबर होगा 10⁵ डाइन के। समझे मेरी बात? एक न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। सो ये रिलेशन आप याद रखना, क्योंकि हमें ये बहुत सी न्यूमेरिकल्स करने में काम आ सकता है। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। ये है फोर्स का डेफिनेशन। सो आगे हम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू
मास इनटू एक्सेलरेशन। सो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली क्या है? मोमेंटम है एक बॉडी का मास इनटू उसका वेलोसिटी। अगर हम डेफिनेशन के टर्म से लिखे वी कैन राइट दैट द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body is called its momentum। हाँ ना बोल यार, इसे मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। बहुत बढ़िया भाई साहब, पढ़ लिया हमने मोमेंटम क्या है। अगर आप इसको डायग्राम के बेसिस में देखना चाहते हैं मान लीजिए ये एक मास m है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो अब इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा है, मास भी कम है, तो वो भी मोमेंटम ज्यादा ही होगा। जैसे बुलेट, गन में से बुलेट निकलता है, तब बुलेट का मास बहुत ही छोटा होता है बट वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होता है, उसका हाई मोमेंटम होता है, इसलिए वो जो सामने आता है उसको छेद करके चला जाता है। इसीलिए हम रिकॉइल ऑफ गन भी पढ़ेंगे, चैप्टर के एंड में हम रिकॉइल ऑफ गन भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये तो देख लिया हमने मोमेंटम क्या है। मोमेंटम हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, p। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरो साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम इक्वल्स टू mv। याद रखना, मोमेंटम इक्वल्स टू mv। मास इज अ व्हाट? स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट है kg मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ओके, मोमेंटम का यूनिट है kg पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। मोमेंटम तो हमने देख लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम पहले फोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एक चीज तो डिस्कस नहीं किया, वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्लास 8 में पढ़ाई होगा आपने, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और बहुत सारे फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। हम आज थोड़ी और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फोर्सेस के बारे में। तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। चलिए फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, विथ मास m। एक ब्लॉक है विथ मास m। यहाँ पर इस डायरेक्शन पर एक फोर्स लग रहा है। बताइए वो फोर्स कौन सा है? बताइए वो फोर्स है mg। और हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ में, हम पढ़ेंगे कि एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट इक्वल रिएक्शन। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है mg, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम पढ़ेंगे कि यहाँ अगर mg लग रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन भी कुछ फोर्स लगना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लगना चाहिए। तो वो फोर्स क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है विच इज कॉल्ड नॉर्मल। व्हाट? नॉर्मल फोर्स। ये ग्रेविटी के लिए वजह से फोर्स लग रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल की वजह से फोर्स लग रहा है। ये बेसिक एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से मूव करने से पहले मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ फोर्स के रिगार्डिंग। अगर मान लीजिए आप कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करें तो मान लीजिए ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, आप इसे यहाँ से धक्का दे रहे हो, आप इसे हाथ से यहाँ पे धक्का दे रहे हो, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स। फोर्स अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर
एक कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो इसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। सो जहां पर आपका हाथ या आपका किसी की बॉडी की पार्ट पर कांटेक्ट हो रहा है उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। कोई भी कनेक्शन हो रहा है उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। और अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स की, तो बात मैंने कर दी, नॉर्मल फोर्स कहते हैं इसे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। सो क्या है फ्रिक्शनल फोर्स? मान लेते हैं ये एक मास क्या है, m है। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, और ग्राउंड में से आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा के इसको खींच रहे हैं। सो डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है, और आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो यहाँ पर भी इस जगह पर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ ना बोल यार, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सो यहाँ पर फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट लेते हैं, जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं म्यू, जिसको हम कहते हैं म्यू। सो म्यू को कहते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो बेसिकली हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में इस क्लास में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट एंड नॉन रिजल्टेंट फोर्स, मतलब बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स से हम बात करेंगे। तो क्या है बैलेंस्ड फोर्स, लेट्स डिस्कस क्या है बैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड फोर्स मान लो ये एक बॉडी है विथ मास m, क्या विथ मास m, तो बढ़िया भाई साहब कह दिया ये एक बॉडी है जिसका मास m है। सो अब क्या बता दिया, इसका मास m है। सो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो भाई साहब ये m है, अगर आप इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, क्या 5 न्यूटन का फोर्स, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, सो ये किस डायरेक्शन में मूव होगी, ये किस डायरेक्शन में मूव होगी भाई साहब, ये कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से 5 न्यूटन, यहाँ से 5 न्यूटन, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट वही की वही पड़ी रहेगी विथ मास m। सो ये है, इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अगर आप मान लो कि यहाँ पर यही बॉडी विथ मास m इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन लगा रहे हो, या इस डायरेक्शन में भी क्या 10 न्यूटन ही लगा रहे हो, सो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। सो देख लिया हमने क्या है बैलेंस्ड फोर्स। अब देख लेते हैं क्या है अनबैलेंस्ड फोर्स। सो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। सो मैं वहां लिख देता हूं कि ये है क्या, बैलेंस्ड फोर्स, या फिर नॉन रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हो, बैलेंस्ड फोर्स या नॉन रिजल्टेंट फोर्स। सो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसके ऊपर टॉपिक आप लिख सकते हैं FBD, इसके ऊपर आप टॉपिक लिख सकते हैं FBD। FBD के मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। सो इसके ऊपर आप लिख सकते हो FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। सो ये सब फ्री बॉडी डायग्राम्स है। सो मैं अब अगर कहूँ कि अनबैलेंस्ड फोर्स की, सो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है, मान लो ये एक मास m है, एक ब्लॉक है विथ मास m। सो अगर आप इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में नहीं, मान लो आप एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हो दैट इज 10 न्यूटन, और एक फोर्स इस डायरेक्शन लगा रहे हो दैट इज 15 न्यूटन। सो ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा, 5 न्यूटन के बराबर इस डायरेक्शन में मूव होगा, क्योंकि रिजल्टेंट क्या है 5 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, हाँ ना बोले यार, इसको इससे माइनस कर दो, रिजल्टेंट पास निकलेगा, और किसके साइड में निकलेगा, इसके साइड में। सो यहाँ से यहाँ तक फोर्स अप्लाई हो रहा है, समझे मेरी बात। सो इसे कहते हैं व्हाट फोर्स, इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स।
हाँ ना बोले यार, अनबैलेंस्ड फोर्स इसे कहते हैं। सो हमने तो देख लिया भाई साहब, बैलेंस फोर्स ये है, अनबैलेंस्ड फोर्स ये है, और नॉर्मल फोर्स भी हमने देख लिया, नॉर्मल फोर्स भी हमने देख लिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमने देख लिया। सो भाई साहब बहुत सारे फोर्स देख लिए। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ये सब आप आपके नोट्स में भी बना सकते हैं कंसेप्शन क्लियर के लिए, ये डायग्राम्स भी बना सकते हैं। सो मैं बैलेंस्ड फोर्स का और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए ये एक बॉडी है विथ मास m, क्या विथ मास m। सो मैं डायग्राम थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, कौन सी साइड में बनाऊँ? अच्छा चलो उस साइड में बना देता हूँ। ये मास m है, और अगर आप देखिए यहाँ से 5 न्यूटन लगा रहे हैं फोर्स, हाँ कितने न्यूटन? 5 न्यूटन, और यहाँ से भी कितने? 5 न्यूटन लगा रहे हैं। सो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? डेफिनेटली इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, इसलिए तो कहते हैं फोर्स का अगर डायरेक्शन चेंज कर दो तो उसका रिजल्टेंट भी चेंज होगा, इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर होता तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, मैं इधर से फोर्स दूं उधर से फोर्स दूं, अगर फोर्स स्केलर होता कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि मान लो ये एक पेन है, इसका मास है, तो मैं इसको उल्टा करूं, यहाँ करूं, इस पोजिशन में रखूं या इस पोजिशन में रखूं, उसका मास नहीं बदलेगा। अगर मैं इस पेन को यहाँ पे फोर्स दूं तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, धक्का इस डायरेक्शन में लग रहा है, इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दूं तो क्या वहां इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं। सो वहां पर यहाँ पर सेम चीज नहीं है। सो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन हमें चाहिए होता है। तो समझ में आई मेरी बात? होपफुली आपको समझ में आया। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। मजा आ रहा है ना? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा अगला टॉपिक है इनर्शिया। सो बेसिकली ये एक नया टॉपिक है आप सब के लिए। सो क्या है इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द tendency of a body to remain in its state of rest और मोशन। समझ में आई बात? होपफुली मैं इसको आपको समझा रहा हूं, अभी समझा दूंगा क्या है इनर्शिया। सो इनर्शिया यानी क्या? मान लो कि ये डस्टर रेस्ट में है। क्या? मान लो कि ये डस्टर रेस्ट में है। सो मैं इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहा। सो ये जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक ये रेस्ट पे ही रहेगा। जब तक इसमें कोई फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तब तक ये इस जगह पर रेस्ट पे ही रहेगा। सो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट पे है, टेंडेंसी है। ये जिस टेंडेंसी के साथ रेस्ट पोजीशन में है उसे कहते हैं इनर्शिया। अगर ये मूव करता, मान लो अगर ये मूव करता, तो अगर इससे कोई रोकता नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक इसका एक्ट नहीं होता, तो तब तक वो मूव करता ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक बॉडी को मूव कराते हैं और उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है, तो वो मूव करता ही जाएगा इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और सेम वेलोसिटी के साथ। समझे? सेम वेलोसिटी के साथ वो रन करेगा। सो बेसिकली इनर्शिया ये एक्सप्लेन करता है। तो अगर मैं इसको पुश करता हूँ, सो ये एक ही डायरेक्शन में मूव होता रहेगा, सेम स्पीड के साथ मूव होता रहेगा, unless until external unbalanced force is applied on this duster। हाँ ना बोले यार? समझ में आई ना? सो चलिए हम तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया हम पढ़ते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
inertia of motion and inertia of क्या डायरेक्शन। जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब हम सब कुछ समझ जाएंगे क्या पढ़ रहा था हम क्या पढ़ रहे थे इनर्शिया के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। सो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सो अभी मैंने कहा क्या कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा। अब आपका क्वेश्चन होगा मैंने अनबैलेंस्ड क्यों लिया, अनबैलेंस्ड मैंने क्यों लिया। अनबैलेंस्ड मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने जब आपको बोला था कि यहाँ से भी 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, तो ये कभी मूव नहीं करेगा। तो अगर मैंने इस यहाँ पे 10 न्यूटन लगाया, यहाँ पर 5, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाया, तो ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। सो इसलिए हमने अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम लिया। सो हमने समझ लिया क्या कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है वो भी हमने समझा कि जब तक एक बॉडी मूव करता रहेगा तो वो वही मूव करता रहेगा सेम स्पीड के साथ जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसमें अप्लाई ना हो। हाँ ना बोले यार। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो अगर ये बॉडी मूव कर रहा है, जब तक इसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। वो स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट ही जाएगा, स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट ही जाएगा। समझे मेरी बात। सो ये था ऑल अबाउट इनर्शिया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पर। सो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आज तो हमने इनर्शिया तक डिस्कस किया, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। तो आज के लिए यहीं। सो आपको पसंद आया अगर वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। आपके जूनियर हो सीनियर हो सबसे ज़रूर शेयर करना। सो इसी के साथ बाय बाय, सी यू अगेन।